आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि भाषा क्या है, भाषा का अर्जन कैसे किया जाता और भाषा अधिगम यानी भाषा को कैसे सीखा जाता। आज के इस टॉपिक में इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर प्यारे साथियों हम देखें कि भाषा सीखना और अधिग्रहण, देखिए सीखना और अधिग्रहण में अंतर होता है। ठीक है, अधिग्रहण का मतलब होता है किसी भी ज्ञान को हम अर्जन करते हैं, है ना। और सीखना का मतलब होता है कि हम जैसे कोई ज्ञान को सीखते हैं। जैसे अगर बच्चे से आम बनाना ही आ रहा, आम बनाने का चित्र, तो वह उसको क्या करेगा, सीखेगा। लेकिन आम क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, वह यानी क्या करेगा, वह अर्जित करेगा। तो सीखना और अधिग्रहण आज हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले हम बात करें प्यारे साथियों कि भाषा क्या है। तो भाषा क्या है? भाषा एक ऐसी इकाई है या भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, अपने तर्कों, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक क्या है, माध्यम है। यानी भाषा क्या है, वह एक माध्यम है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। ठीक है, जैसे भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी भावना और विचार को दूसरे तक पहुंचाने तथा दूसरों को समझते हैं। तो अपनी भाषा या अपनी भावनाओं को जब हम दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं तो किसके माध्यम से पहुंचाते हैं? भाषा के माध्यम से। भाषा संप्रेषण का एक साधन। संप्रेषण का मतलब होता है अपनी भावनाओं का आदान प्रदान, अपनी विचारों का आदान प्रदान, वह क्या कहलाता है? संप्रेषण। तो भाषा क्या? भाषा अपनी भावनाओं और संप्रेषण, जैसे अपनी इच्छाओं को एक स्थान से दूसरे या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम है। ठीक है, भाषा मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी और सांकेतिक होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 3 प्रकार की होती है। एक मौखिक होती है जिसको हम मुख के माध्यम से बोलते हैं, है ना, व्यक्त करते हैं। एक लिखित होती है जो हम अपनी बातों या भावनाओं को हम लिखित के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और एक सांकेतिक होती है। तो सांकेतिक में क्या किया है, ना मौखिक होती है ना लिखित होती है, यह केवल सांकेतिक होती है। इसके जो है तो हम संकेतों या इशारों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। फिर आगे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ सांकेतिक भाषा के कुछ संकेत दिए गए हैं। जैसे बच्चा क्या आ रहा, हंस रहा, तो वो हंसने का संकेत दे रहा है। ठीक है, उसे किसी भी मज़ा आया होगा या फिर कुछ किया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बच्चा गुस्साने का यानी क्रोधित होने की जो अवस्था है उसके बारे में संकेत कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि यातायात के कुछ डायरेक्शनों के बारे में भी जानकारी दी गई। ये बाएं मुड़ने के लिए, दाएं मुड़ने के लिए, पैदल चलने के लिए, गाड़ी, साइकिल, है ना, स्टॉप। अगर ये कहीं पे आप साइन देख लेंगे स्टॉप का तो आप रुकने के लिए इशारा कर रहा है। इस प्रकार जो है तो सांकेतिक भाषा के माध्यम या संकेतों के माध्यम से भी हम अपनी भावनाओं व अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे प्यारे साथियों कि भाषा अर्जन क्या। अभी हमने क्या देखा कि भाषा कितने प्रकार की होती है और भाषा क्या है, लेकिन अब हम देखेंगे कि भाषा का अर्जन क्या है, यानी भाषा को कैसे अर्जन किया जाता है। तो भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया। भाषा अर्जन यानी भाषा का अधिग्रहण करना। भाषा अर्जन क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया। यह जो है तो व्यक्ति को जो है तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। यह जन्मजात होता है। जो भाषा अर्जन है वह जन्मजात होती है। इसे ये जो है तो समाज के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा स्वयं प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको जो है तो यह जन्मजात होती है या प्रकृति के द्वारा जो है तो दीन होती है। ठीक है, छोटा सा बच्चा अपने आसपास पड़ोस की भाषा को स्वतः सीख सकता है, क्योंकि छोटे बच्चों को हम क्या सिखा नहीं सकते। छोटे बच्चे क्या होता है, बाहरी वातावरण, सामाजिक वातावरण, परिवार या फिर आसपास के व्यक्ति के व्यवहारों के माध्यम से उनकी बातों को देख करके, अनुकरण करके क्या सीखता है। ठीक है, वह अर्जन कहलाता है। यह अवचेतन प्रक्रिया। यह कैसी प्रक्रिया है? अवचेतन प्रक्रिया है, यानी बच्चा सीखता है और सीखने के बाद अगर भूलता है फिर वह उस प्रक्रिया को कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि सामान्यतः 2 लोग 3 भाषा बोलते हैं, जैसे मातृभाषा, अंग्रेजी, उर्दू। तो सामान्यतः लोग कितनी भाषाएं बोलते हैं? 3 भाषाएं बोलते हैं। किसमें? एक मातृभाषा होती है जो उसके परिवार में उसके माता पिता के द्वारा बोली जाती है, मातृभाषा होती है। हिंदी, जो हमारे देखिए हमारे समाज में ज़्यादातर हिंदी ही लोग बोलते हैं, और उसके साथ कुछ अंग्रेजी और कुछ उर्दू भी बोलते हैं। ठीक है, बालक अपनी पहली भाषा अपने आप सीखता है, जो भाषा अर्जन का गुण के कारण होता है। जो बालक क्या होता है, जो अपनी पहली भाषा सीखता है। मातृभाषा यानी अपने जैसे कुछ सांकेतिक भाषा सीख गया, कुछ मौखिक, कुछ लिखित,
तो वह क्या सीखता है, वह अपने आप सीखता है। इसमें किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जैसे ही वह अपने आसपास के वातावरण में देखेगा लोग कैसे व्यवहार करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, तो इस प्रकार वह जैसे ही देखेगा उसमें क्या करेगा, वह गुण सीख जाता है। ठीक है। भाषा अर्जन एक सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया। यह कैसी है? सहज का मतलब होता है सरल। तो भाषा अर्जन यानी भाषा को सीखना क्या है, एक सहज और सरल प्रक्रिया है। इसमें जो है तो किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह अवचेतन प्रक्रिया, यह एक अवचेतन प्रक्रिया, इसमें जो है तो चेतना से कोई संबंध नहीं रहता। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखें तो ये जो गाय है, गाय की भाषा एक स्वाभाविक होती है। गाय की भाषा कैसी? स्वभाव, वह केवल एक ही भाषा बोल सकती है। अगर उसे कुछ भाषा सिखाया जाए तो वह बोल नहीं पाए, क्योंकि हर पशु की एक न एक अपनी स्वाभाविक भाषा होती है। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें कई सारी भाषाएं वह बोल सकता है। ठीक, क्योंकि उसमें क्या होता है, चेतन शक्ति, उसमें जो है तो चेतन शक्ति का विकास होता है। ठीक है। क्योंकि गाय में कभी दूसरी भाषा का अधिगम नहीं किया, क्योंकि गाय ने क्या नहीं किया, क्योंकि उसके पास चेतना का अभाव था, और जिसके कारण वह किसी अन्य भाषा के सीखने का प्रयास नहीं किया, नहीं तो वह अन्य भाषा भी सीख जाती। केवल मनुष्य जो है तो कई सारी भाषाओं को सीखने का प्रयास करता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर क्या है, देखें तो हम भाषा अधिगम है ना, यहाँ पे हम देखेंगे भाषा अधिगम क्या है। हमने क्या सीखा, भाषा क्या होती है, भाषा के प्रकार क्या होते हैं, भाषा अर्जन क्या है, भाषा का अर्जन कैसे किया जाता है। अब हम देखेंगे भाषा को कैसे सीखा जाता है। ठीक है। अर्जन एक क्या होते, जन्मजात प्रक्रिया होती, लेकिन भाषा अधिगम क्या है, यह जन्मजात नहीं होती। तो भाषा अधिगम यानी भाषा को सीखना। यहाँ पे सीधी सी बात है कि भाषा का अधिगम मतलब होता है सीखना, चाहे वह कोई भी कार्य हो। अगर हम उस कार्य को सीखते हैं, उस ज्ञान को सीखते हैं, तो वह क्या होता है, भाषा अधिगम यानी अधिगम कहलाता है। ठीक है। भाषा अधिगम में बालक अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न भाषा को सीखता है तथा उसे सिखाया जाता है। क्योंकि बालक को जिस भाषा में सीखने में सुविधा होगी वह बालक वही भाषा को सीखेगा। अगर उसे हिंदी सीखने में सुविधा आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो वह क्या करेगा, हिंदी को सीखने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसे उसमें किसी प्रकार की कठिनाई को सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है। और क्या होता है, जिसमें उसकी रुचि होती है, वह जिस भाषा को सीखने में उसकी रुचि होगी उस कार्य को करने में उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। भाषा अधिगम की प्रक्रिया जन्मजात नहीं होती, चूँकि यह प्रक्रिया क्या होती है, जन्मजात नहीं होती भाषा, लेकिन अर्जन क्या होती है, वह जन्मजात होती है। लेकिन ये जो भाषा अधिगम हुआ जन्मजात नहीं होती, बल्कि इच्छा की आवश्यकता पर निर्भर करती है। अगर बच्चे की इच्छा है भाषा सीखने की तो वह बड़े ही आसानी और सरल तरीके से भाषा सीख सकता है। लेकिन अगर उसका मन नहीं है भाषा सीखने की, तो उसे किसी भी प्रकार से सिखाया नहीं जा सकता, चाहे आप कितने भी उपाय कर लें। अगर उसकी नहीं है, इच्छा नहीं है सीखने की, तो वह नहीं सीख सकता। ठीक है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा। आगे देखते हैं। यह एक चेतन प्रक्रिया, भाषा क्या है, भाषा एक चेतन प्रक्रिया, क्योंकि इसको जो है तो चेतना के माध्यम से सीखा जाता है। ठीक है। लेकिन अर्जन क्या हुआ है, एक अवचेतन प्रक्रिया है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें कुछ उदाहरण की, तो भाषा अधिगम के द्वारा बालक अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी भाषा को सीखता है। तो किसके माध्यम से, अधिगम के माध्यम से, क्योंकि उसकी मातृभाषा हो गई, फिर भाषा हो गई, बोली हो गई, फिर भाषा हो गई, फिर जो है तो इसके द्वारा कई अन्य भाषाओं को भी वह सीखता। किसके माध्यम से, अधिगम के माध्यम से। अगर हम उदाहरण की बात करें तो किसी बालक के परिवेश में का भाषा अगर बघेली भाषा है, अगर मान लीजिए एक बालक है, उसके परिवेश की भाषा बघेली है, तो वह अपने आप बघेली सीख सकता है। ठीक है। क्योंकि बघेली इसका प्रथम भाषा यानी मातृभाषा है, जो भाषा के अर्जन के स्वाभाविक प्रक्रिया के से सीखता है। मान लीजिए एक बालक है, वह अपने यहाँ की क्या मातृभाषा बोलता है, जैसे आपके कहीं पे बघेली बोल रहे हैं, है ना, कहीं बुंदेली, कहीं मालवी, कहीं निमाड़ी, तो वह जिस वातावरण में रहेगा, जिस समाज के बीच में अपना जो है तो अंतःक्रिया करेगा, वह वहाँ की ही भाषा सीखेगा। अगर जैसे मान लीजिए मैं बघेल खंड में हूँ तो मैं बघेली ही बोलूँगा, क्योंकि मेरे जो आसपास का वातावरण है वह बघेली भाषा का ही बोलचाल चलता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन वही बालक आगे चलकर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सब भाषा बोलने लगता है और वह भाषा का अधिगम करता है। लेकिन वह बालक जो आगे चलकर क्या कई सारी भाषाओं को सीखता है। पहले वह मातृभाषा सीखेगा, मातृभाषा के बाद वह जो तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, यानी जो भाषा उसे सीखना है वह परिवेश के माध्यम से, वहाँ के माध्यम से, अर्जन के माध्यम से जो है तो भाषा को सीख सकता है। ठीक है। चाहे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण है। जो भाषा अर्जन है
भाषा अर्जन क्या हुआ है, एक सहज है, सरल है, क्योंकि उसको जो है तो बालक जो है तो व्यवहार के माध्यम से सीखता है। लेकिन जो भाषा अधिगम है वह एक कठिन प्रक्रिया है, ठीक है। उसमें जो है तो भाषा अधिगम पूर्ण होती है, क्योंकि उसमें जो है तो चेतन की क्या सीखने की प्रक्रिया को करना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्यारे साथियों बात करें यहाँ पे कुछ निष्कर्षों की, तो भाषा अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। सीधी सी बात है, भाषा को किसके माध्यम से सीखा जा सकता है, अनुकरण के द्वारा। यानी जैसे शिक्षक बोलेगा वैसे ही छात्र को बोलना है, ठीक है। अगर शिक्षक बोल रहा है कि आम मीठा है, तो बच्चे भी अगर सीखना चाहते हैं तो वो भी बोलेंगे आम मीठा। तो ये क्या है कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। भाषा अर्जन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, समृद्ध भाषाई परिवेश, यानी ऐसा परिवेश जहाँ पे केवल वही भाषा ही बोली जाए, ठीक है। उसके अलावा अन्य कोई भाषा ना बोली जाए जब तक बालक उस भाषा को पूर्ण रूप से पूर्णतः सीख न ले, ठीक है। बच्चों को उचित भाषा विकास हेतु ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध भाषा माहौल प्रदान करना चाहिए। अगर बच्चों में हमें क्या करना है कि भाषा का अधिगम कराना, भाषा सिखाना है, तो हमें वैसा ही माहौल पैदा करना चाहिए जैसे माहौल में वह बच्चा भाषा अधिगम को कर सके, ठीक है, भाषा का अधिगम कर सके। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सीधी सी बात यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम क्या है, प्रयास एक पूर्ण प्रक्रिया। क्योंकि जब जितना ही ज़्यादा हम प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा हम भाषा को सीखेंगे। लेकिन अर्जन को क्या है, वह एक स्वाभाविक, बालक जो है तो अपने आप उस भाषा को सीख सकता है, ठीक है। चाहिए, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाषा अधिगम, ठीक है। अधिगम का अर्थ क्या होता है, अवधारणा और परिभाषा, ठीक है। इसको हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे अगर प्यारे साथियों देखें कि भाषा का अर्थ होता है सीखना, अधिगम जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया। जो अधिगम है वह कैसी प्रक्रिया, यह एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। और अधिगम क्या होता है, यहाँ जरूरी नहीं कि भाषा का ही अधिगम हो, कई प्रकार के अधिगम हो सकते हैं, ठीक है। तो अधिगम से मतलब होता है किसी, यहाँ पे जो है तो कई सारी चीज़ों को सीखना, ठीक है। यह अर्थात बच्चे जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है। जो अधिगम की प्रक्रिया है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, क्योंकि अधिगम में केवल भाषा का ही, भाषा को ही नहीं सिखाया जाता बल्कि अन्य कार्यों और अन्य ज्ञान को भी सिखाया जाता, ठीक है। यानी कोई भी बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की अवस्था को हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। जो एक बालक होता है या बालिका होती है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखती रहती है ना। भावनाएं व्यक्त करना, बातों को करना, कैसे बोला जाता, क्या करना चाहिए, क्या, ये सारी चीज़ें क्या अधिगम के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें भाषा अधिगम की परिभाषा के बारे में कुछ, तो अधिगम की परिभाषा में जो है तो कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञान को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, तथा अर्जित किए गए ज्ञान के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। इस पूरी प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे क्लियर करवा, जैसे आपने क्या सीखा कि हमें सही सच बोलना चाहिए, ठीक है। ये तो आपने ज्ञान सीखा कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब तक आप उस ज्ञान को अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक वह अधिगम नहीं कहलाएगा। जैसे आपको आपके शिक्षक ने आपको बताया कि सत्य बोलना चाहिए, हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी, है ना, चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपको ज्ञान है कि चोरी नहीं करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप चोरी नहीं करेंगे। तो उसको क्या किया, आपने अपने व्यवहार में उसको आत्मसात कर लिया, है ना। सही बोलना चाहिए, तो आपने किसी को चोरी करते देखा और उसने बोला कि आप किसी को मत बताना, ठीक है। लेकिन आपने उस ज्ञान का प्रयोग किया और आपने सत्य बोल दिया कि चोरी इसने की। इस प्रकार क्या है कि किसी भी ज्ञान का अर्जन सीखना और उसको क्या अपने व्यवहार में आत्मसात कर लेना ही क्या है, अधिगम कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें गेट्स के अनुसार, तो अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही क्या है, अब अधिगम है। तो अनुभव के माध्यम, यानी किसी भी ज्ञान को हमने अनुभव किया, किसी भी चीज़ को हमने अनुभव किया और उस अनुभव को क्या किया, हमने आत्मसात कर लिया, यानी उसको जो है अपने व्यवहार में ला लिया, तो वह क्या है, अधिगम कहलाता है, ठीक है। E.A. पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों का अनुसरण होता है। तो अधिगम क्या, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है, यानी जैसे ही व्यक्ति ने अधिगम किया उसमें जो है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, तो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है।
जैसे ही जिस वातावरण में वह रहेगा, जहाँ वो जिस प्रकार का अधिगम करेगा, वैसे ही वातावरण में अपना व्यवहार क्या करेगा, वह परिवर्तित कर लेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर बात करें अधिगम की कुछ विशेषताओं के बारे में, यानी अधिगम की कुछ विशेषताएं, जैसे अधिगम जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया। अधिगम क्या है? अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इसमें जो है तो व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है, अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। अधिगम कैसी है? अधिगम जो होती है व्यक्ति के सर्वांगीण, चाहे वह मानसिक, शारीरिक, व्यक्तिगत, भावनात्मक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, किसी भी स्तर पे जो है तो वह विकास का एक माध्यम होता है। यानी यह सीधी कह सकते हैं कि अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास यानी सर्वस्व विकास का एक माध्यम है। ठीक है, अधिगम के द्वारा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जैसे किसी के व्यक्ति के एक लक्ष्य है कि वह आगे चलकर एक अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है, तो वह जैसे ही वह उस लक्ष्य को निर्धारित कर लिया तो अधिगम के माध्यम से वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकता है। तो इसको क्या है, यह अधिगम के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अधिगम के फलस्वरूप व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है। यानी वह जिस वातावरण में रहेगा, जहाँ जैसा वातावरण रहेगा, उसके माध्यम से वह अपने आप को परिवर्तित कर सकता है, जिसके कारण क्या कर सकता है, वह दुनिया में अपने आप को जो है तो दुनिया का संसार का क्या, समाज का क्या व्यवहार है, वहाँ के लोग क्या व्यवहार करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, इसको क्या है बालक अधिगम के माध्यम से सीख सकता है। ठीक है, अधिगम परिवर्तन का माध्यम है। यानी जैसे ही बालक ने कुछ अधिगम किया यानी कुछ सीखा और वह अपने व्यवहार में उसको आत्मसात कर लिया। यानी अगर जैसे बच्चे ने क्या, अगर बच्चा झूठ बोलता है, यानी जैसे उसे अधिगम यानी ज्ञान हुआ कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, तो उसने क्या किया, उसको आत्मसात कर लिया। जैसे ही उसने आत्मसात कर लिया तो वह क्या किया, अपना परिवर्तन ला लिया, यानी अपने व्यवहार में परिवर्तन ला लिया। ठीक है, अधिगम अनुभवों का संगठन है। यानी अधिगम क्या होता है, अनुभवों का संगठन। जैसे हमारे अंदर किसी भी कार्य को करने का अनुभव हो जाएगा, हम अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे अनुभव में वृद्धि होगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। शिक्षण एवं सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं। अब हम देखेंगे यहाँ पे शिक्षण क्या है और सीखने की जो बुनियादी प्रक्रियाएं वो क्या क्या है। ठीक है, शिक्षण एक बहुआयामी संकल्पना है जिसका उद्देश्य बालक को ज्ञान प्राप्त करवाना है। शिक्षण क्या, शिक्षण एक बहुआयामी संकल्पना यानी बहुत से आयामों को जोड़कर यह कैसी संकल्पना है, बहुआयामी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या, बालक को ज्ञान प्राप्त करवाना है। यानी शिक्षण के माध्यम से बालक को ज्ञान प्राप्त करवाना है। हम बालक को ज्ञान किसके माध्यम से प्राप्त करवा सकते हैं, तो शिक्षण के माध्यम से ही प्राप्त करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिक्षण एवं अधिगम दोनों एक प्रकार के क्या पूरक हैं। शिक्षण की प्रक्रिया त्रिस्तरीय पद्धति है जिसके अंतर्गत शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम आते हैं। तो शिक्षण और अधिगम दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। जैसे भूख और भोजन एक दूसरे के पूरक है, यानी भूख लगेगी तो व्यक्ति भोजन करेगा, अगर भोजन है तो व्यक्ति को क्या लगेगी, भूख लगेगी। ठीक है, इसी प्रकार शिक्षण की प्रक्रिया 3 स्तरों पर होती है जिसके अंतर्गत शिक्षक होते हैं, छात्र होते हैं और जो है तो पाठ्यक्रम होता है। यानी अगर हमारे पास पाठ्यक्रम नहीं है तो हम बालक को क्या पढ़ाएंगे, अगर शिक्षक नहीं है तो बालक क्या पढ़ेगा, और छात्र नहीं है तो शिक्षक क्या पढ़ाएगा। इस प्रकार जो है तो यह 3 स्तरों की एक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें, जैसे शिक्षा कौन देगा, शिक्षा शिक्षक देगा। शिक्षा किसे दिया जाएगा, तो छात्र को दिया जाएगा। किसके बारे में दिया जाएगा, तो पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम चाहे वह कोई भी हो सकता है, चाहे वह सामाजिक हो, धार्मिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, व्यवहारिक हो, है ना। इस प्रकार जो है तो पाठ्यक्रम के माध्यम से हम शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। शिक्षण के माध्यम से बालकों के मानसिक, सामाजिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास किया जाता है। हम किसके माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, तो शिक्षण के माध्यम से ही कर सकते हैं, जिससे विद्यार्थी ज्ञानवान हो सके और अपने जीवन यापन करने योग्य बन सके। इससे क्या होगा कि जो बालक होगा वह ज्ञानवान बनेगा, बुद्धिमत्ता बनेगा और वह उस ज्ञान को अपने व्यवहार में आत्मसात करके अपने जीवन को बदल सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ परिभाषाओं की, कुछ जो मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे इसमें हफ तथा डंकन के अनुसार, यानी हफ और डंकन ने क्या कहा है कि शिक्षक 4 चरणों वाली प्रक्रिया है जिसमें योजना, निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन शामिल है। जो हफ और डंकन है उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा जो है, शिक्षण विधि क्या हुआ, 4 मूल प्रक्रियाओं का एक माध्यम, जिसके माध्यम से क्या, योजना निर्देशन
है ना, मापन तथा मूल्यांकन। पहले योजना बनाई जाती है, फिर उस योजना का निर्देशन किया जाता है, उसका मापन किया जाता है और उसका मूल्यांकन किया जाता है कि उस प्रक्रिया कहाँ तक कितनी कारगर साबित हुई। ठीक है। बर्टन क्या कहते हैं कि शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा तथा पथ प्रदर्शन को एवं प्रोत्साहन। तो शिक्षण क्या है? शिक्षण एक अधिगम के लिए क्या? एक प्रेरणा है, पथ प्रदर्शन है एवं प्रोत्साहन का माध्यम है क्या? शिक्षण। थाइन क्या कहते हैं? अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। यानी किसी भी कार्य को हमने सीखा, उसमें अपने ज्ञान को वृद्धि कर लिया, तो वह क्या है? वह शिक्षण कहलाता है। ठीक है। मोरिसन कहते हैं कि शिक्षण एक परिपक्व व्यक्ति एवं कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संबंध है, जिसमें अत्यधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षित करता है। तो जो मोरिसन महोदय हैं, उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षण एक परिपक्व व्यक्ति एवं कम परिपक्व व्यक्ति के बीच क्या? घनिष्ठता का संबंध है, क्योंकि जिसके पास कम ज्ञान रहेगा उसको अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति सिखाएगा, जिसके पास अधिक ज्ञान है तो वह कम ज्ञान वाले व्यक्ति को सिखाएगा। तो यह किसने कहा है? मोरिसन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं। तो शिक्षण के द्वारा बालक को ज्ञान दिया जाता है। शिक्षण के माध्यम से क्या? सीधी सी बात है, बच्चे को सिखाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी है? यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि यह कार्य समाज के लोगों के द्वारा या समाज के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया। शिक्षण कैसी है? शिक्षण आमने सामने यानी फेस टू फेस होने वाली प्रक्रिया, क्योंकि जब सामने शिक्षक रहेगा तभी शिक्षण होगा, अगर छात्र रहेंगे शिक्षक के सामने तभी शिक्षण प्रक्रिया होगी। शिक्षण एक अंतःक्रिय प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी है? एक अंतःक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम, शिक्षक और छात्र का होना अति आवश्यक है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षण एक औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। यहाँ पे अगर बात करें शिक्षक कैसी है? 3 स्तरीय है, यानी इसमें शिक्षक का भी होना आवश्यक है, छात्र का भी होना आवश्यक है और पाठ्यक्रम का भी होना आवश्यक है। इसे शिक्षण एक औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया। औपचारिक प्रक्रिया कैसे? जिसको में जो है तो हम प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान का अर्जन करते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान कराया जाता है। लेकिन अनौपचारिक माध्यम यानी हम इसमें इंटरनेट के माध्यम से, संचार के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से जो है तो ज्ञान करते हैं, वह अनौपचारिक कहलाता है। ठीक है। यहाँ पे वो है मैकडोनाल्ड अनुसार समस्त शिक्षण अधिगम को मुख्य 4 भागों में बांटा, यानी पहले पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है, यानी जब पाठ्यक्रम रहेगा तभी ज्ञान होगा। अनुदेशन यानी पाठ्यक्रम तो है लेकिन उसको अनुदेशित करने वाला यानी मार्गदर्शित करने वाला कोई व्यक्ति नहीं, तो उसका भी होना अति आवश्यक है। शिक्षण, इसमें शिक्षण की प्रक्रिया का भी होना आवश्यक है। और अधिगम यानी जो है तो शिक्षण अधिगम में जो है तो अधिगम का भी होना आवश्यक, यानी 4 प्रक्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे पहले क्या है? शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन। ठीक है, शिक्षण नियंत्रित अनुदेशन। तो शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन एक प्राचीन विधि है। यह कैसी विधि है? यह प्राचीन विधि है। ठीक है, यह विधि पूर्ण रूपेण शिक्षक पर आधारित होती है। शिक्षक किस विधि में व्याख्यान करना है, इसके द्वारा बच्चों को शिक्षित किया जाता है। तो प्राचीन समय में क्या होता है? जो गुरुकुल होते थे, यहाँ पे आप गुरुकुल देख रहे होंगे कि इसमें एक शिक्षक बैठा है और यहाँ पे कई सारे जो छात्र हैं वो बैठे हुए, यानी जो पहले जो प्राचीन पद्धति थी वह शिक्षक अनुदेशन पद्धति थी। इसमें क्या होता है? एक शिक्षक होता था, शिक्षक के माध्यम से जो है बहुत सारे बच्चों को ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? शिक्षक केंद्रित था, यानी इसमें शिक्षक को मूल अधिकार प्राप्त था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की छात्र अनुदेशन पद्धति, यह आधुनिक शिक्षक प्रणाली का सबसे उत्कृष्ट विधि है। इसमें छात्र केंद्र में होता है, छात्र की रुचि, क्षमता, योग्यता, अनुभव इत्यादि को ध्यान में रखकर उसे ज्ञान कराया जाता है। लेकिन जो वर्तमान की शिक्षा पद्धति वह कैसी है? छात्र आधारित शिक्षण पद्धति। इसमें क्या होता है कि छात्र की आवश्यकता को देखकर उसकी अभिरुचि, उसकी ऊर्जा, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसकी अनुभव, उसके ध्यान में रखकर ही उसको ज्ञान कराया जाता है। यानी अगर उसकी अधिगम की क्षमता कम है तो उसके अधिगम की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अगर वह क्या है योग्यता कम है तो उसके योग्य को बढ़ाने, तो इस प्रकार जो है तो उसके जो है तो उसकी क्षमता के अनुसार ज्ञान का अर्जन कराया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखें समूह नियंत्रण अनुदेशन। समूह नियंत्रित अनुदेशन विधि में बच्चे समूह के द्वारा सीखते हैं। इस विधि में छात्रों को विभिन्न समूहों में बांटकर शिक्षा दी जाती। तो कैसी एक समूह अनुदेशन प्रक्रिया। समूह अनुदेशन में क्या होता है
कि जो छात्रों का एक समूह बना दिया जाता, ग्रुप बना दिया जाता और उन्हें जो है तो छोटे छोटे पाठ्यक्रमों में डिवाइड करके बांट करके उन्हें ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितने मान लीजिए 5 छात्र हैं तो इनका एक समूह बन गया, बगल में 5 छात्रों का समूह बन गया, उनको जो है तो फिर ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, शिक्षक एवं छात्र नियंत्रित अनुदेशन, इसको देखते हैं कि शिक्षक एवं छात्र नियंत्रित अनुदेशन विधि में शिक्षकों एवं छात्रों दोनों की भूमिका होती है। प्रश्नोत्तर विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि इत्यादि इस प्रकार के शिक्षण उदाहरण है। इसमें क्या होता है, शिक्षक और छात्र अनुदेशन विधि, इसमें जो है तो जिसमें छात्र भी विशेष भूमिका निभाता है और शिक्षक भी विशेष भूमिका निभाते हैं। इस विधि में क्या होता है कि दोनों की भूमिका बराबर होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर देखें, जैसे प्रश्नोत्तर विधि हो गई, वाद विवाद, यानी वाद विवाद विधि में क्या शिक्षक और छात्र आमने सामने होंगे। वो क्या करेंगे कि छात्र क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे और शिक्षक उनका जवाब देगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर शिक्षक के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह छात्रों के माध्यम से किसी एक व्यक्ति के द्वारा जवाब दिया जा सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें अगर शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, तो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती है वह 3 प्रकार की होती है। एक दृश्य सामग्री यानी ऐसी जिसको हम देख के पढ़ सकते हैं। शब्द सामग्री जिसमें हम सुन के, और दृश्य शब्द यानी इसमें जो है तो हम देख और सुन दोनों सकते हैं। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसे शिक्षण अधिगम सरल, प्रभावशाली एवं रुचिकर बनता हुआ शिक्षण सहायक सामग्री, यानी ऐसी सामग्रियाँ जिसके माध्यम से जो शिक्षण प्रक्रिया है वह सरल बन सके, सहायक और सहज रूप में हम अधिगम को प्राप्त कर सकें, वह क्या है, वह एक जो है तो शैक्षिक सहायक सामग्रियाँ कहलाती हैं। शब्द सामग्रियाँ क्या हो गई, शब्द सामग्री के अंदर रेडियो, टेप रिकॉर्डर, फ़ोन ये सब है। दृश्य में जो है तो टेलीविज़न, नाटक, स्मार्ट बोर्ड, मोबाइल इत्यादि, ये क्या है, यह दृश्य सामग्रियाँ हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पे साथियों आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।